स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा था और उसी के अंदर हमने फिज़िकल और केमिकल एड्सॉर्प्शंस के बीच में डिफरेंशिएट किया था। सो आज जो है वो है थर्मोडाइनमिक्स का क्या रोल है एड्सॉर्प्शन के अंदर, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स इक्वेशन है वो पढ़ी होगी कि डेल जी इज़ इक्वल टू डेल एच माइनस के टी डेल एस। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और एड्सॉर्प्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो कौन सी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इसलिए यहाँ पे जो डेल एच है इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और जब एड्सॉर्प्शन के अंदर सरफेस पे मॉलिक्यूल आने लग जाता है तो मतलब उसकी रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो डेल एस है इसकी भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव तब भी होगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डेल एस भी नेगेटिव हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये दोनों क्वांटिटी मिलके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेती है। अब डेल जी नेगेटिव है तो ये डेल एच नेगेटिव है, डेल जी नेगेटिव तभी आगा जब डेल एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बस इस कंडीशन को फॉलो करना है हमें। और डेल जी की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इसी केस में क्या होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने जो है एड्सॉर्प्शंस के बारे में बताया और क्या बताया, ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं इसको। तो ये ग्राफ जो है ये डेल बाय एक्स बाय एम और प्रेशर के बीच में प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स बाय एम क्या है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने ना एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में मैंने किसी मेटल को या फिर वुड को या फिर किसी भी मेटल को पाउडर्ड फॉर्म में अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा और जो गैस के पार्टिकल हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जब हम इसको प्रेशर देंगे तो ये नीचे की तरफ और स्टिक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसका जो मास है इसको हम m से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एड्सॉर्बेंट हैं, ये क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि लो प्रेशर पे कुछ एक मॉलिक्यूल ही आके अटैच होते हैं सरफेस के ऊपर। जब अगर प्रेशर कम है तो कम मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, लेकिन जब हम इसके अंदर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो और ज़्यादा क्या मॉलिक्यूल इसके आके स्टिक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो चिपक रहे थे वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो सेम प्रोसेस यहाँ पे ही है। अब देखो, जब ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो पहले तो ये बढ़ता जाता और फिर है ना ये कांस्टेंट आने लग जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो एब्जॉर्बेंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब ये यहाँ पे कांस्टेंट आने लग गया। क्यों कांस्टेंट आने लग गया, कि हमने ना प्रेशर दे के सारे मॉलिक्यूल स्टिक करवा दिया। अब ऐसा पॉइंट है कि इसके ऊपर और मॉलिक्यूल आने की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होगा मॉलिक्यूल के और मॉलिक्यूल वहाँ पे आने के लिए, चाहे हम कितना भी प्रेशर लगा दें अब और मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं आ जाते। तो एब्जॉर्बेंट क्या होएगा, सेम होएगा उस केस में। ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर नॉर्मल है तो मॉलिक्यूल कम अटैच हो रहे हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल जो है पॉसिबिलिटी वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, जो गैस जिसकी वजह से सरफेस पे मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो, और एम क्या है, सरफेस का मास, और नीचे की तरफ हमने लिया है प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर के केस में भी हम यही बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी ग्राफ को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, कि x बाय एम दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x बाय एम और p के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है
कि x/m ध्यान से देखते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हम क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x/m इज इक्वल टू Kp1/n। तो यहाँ पे x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर भी कैसा है, प्रेशर की पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे 1/n के ऊपर। अब ये जो 1/n की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू शो करता है, लेकिन 1/n की जो वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में की रेंज में ही लाई करता है, ठीक है। तो x/m एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है पावर ऑफ प्रेशर के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है गैसेस की फॉर्म में ही हो, ये हम सॉल्यूशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो सॉल्यूशन में भी हम लोग ले सकते हैं। लेट इज सपोज कि मैंने ना क्या किया है, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने चीनी मिक्स कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इस शुगर सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली स्वीट टेस्ट होगा उसका, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसके अंदर चारकोल ऐड किया तो उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा कम स्वीट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हमने शुगर को डिज़ोल्व किया तो वो होमोजीनियस था, ठीक है। हर जगह पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट थे वो बिल्कुल इक्वल थे, लेकिन जैसे ही चारकोल ऐड किया तो ये जो, जैसे मैंने इसके अंदर चारकोल ऐड किया तो जो शुगर के पार्टिकल है इसके ऊपर आके चिपक गए। अब हम इस पानी को पीते हैं तो क्या हो जाएगा, जो स्वीटनेस है वो हमें कम नज़र आएगी, ठीक है। या फिर इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो है ना, लेट अस सपोज कि 10,000 पार्टिकल थे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और 10,000 पार्टिकल का स्वीटनेस हम टेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब चारकोल उसके अंदर ऐड किया तो चारकोल ऐड करने से क्या हो गया कि वो जो चिपक गए उसके ऊपर, लेट अस सपोज कि 4,000 पार्टिकल उसके ऊपर चिपक गए। अब ओनली हमें 8,000 पार्टिकल्स की ही स्वीटनेस लग रही है, तो ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि हमने है ना, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है जो कलर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसका जो ब्लू कलर की डाई होती है ये, अब इसके अंदर सॉलिड प्रेसिपिटेट है। अब हमें है ना ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो ज़्यादा कलरफुल ना हो, तो हम उसके अंदर क्या चीज़ डाल देंगे, ऐसी कोई चीज़ डाल देंगे जो एब्जॉर्ब कर ले उसको, ठीक है। और जब हमने सॉल्यूशन में लिया है, जब हमने गैसेस फॉर्म में लिया था तो वैल्यू क्या थी, x/m इज इक्वल टू Kp⁴1/n, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के केस में वो जो प्रेशर नहीं होगा, सॉल्यूशन के केस में हम कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। सो यहाँ पे CD नोट कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन को, ओके। और उसके बाद जो है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो नेचर कैसा है एब्जॉर्बेट का और एब्जॉर्बेंट का, वो मैटर करता है। टेम्परेचर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर एब्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ होते हैं टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सरफेस एरिया ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद है एप्लीकेशंस, क्या क्या हैं एब्जॉर्बेंट की, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, क्या 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 यूज़ है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम का मतलब क्या है कि कोई भी कंटेनर है उसके अंदर क्या है, गैसेस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम निकालने के लिए इसमें से पंप लेते हैं, सक्शन पंप बोलते हैं, उसमें से है ना वो क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल को खींच लेता है। और वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी एयर ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पंप की सहायता से, पंप की हेल्प से हम उस सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक पार्टिकल जो है वो रह जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हम कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे वो गैस के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले, तो हम जो है क्या बना सकते हैं, वैक्यूम बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गैस मास्क के अंदर एब्जॉर्प्शन का यूज़ होता है। एक डिवाइस होता है जिसके अंदर चारकोल मिक्स होता है एज ए एब्जॉर्बेंट, और वो एब्जॉर्ब कर लेता पॉइजनस गैस को, ठीक है, ताकि जो हमें ब्रीथिंग के लिए वो अच्छी गैस मिले। उसके बाद है कई बारी जो है ह्यूमिडिटी हो जाती है, मतलब कि नमी हो जाती है, वाटर वेपर्स हो जाते हैं रूम वगैरह के अंदर, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम लोग ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे एल्यूमिना डाल सकते हैं जो उनको एब्जॉर्ब कर ले,
ठीक है। या फिर सिलिका जेल है, सिलिका जेल के पाउच आपने देखे होंगे, कई बारी जो सामान आता है कोरियर वगैरह से, उसके अंदर सिलिका जेल के पैकेट्स होते हैं ताकि जो है वो ख़राब ना हो। तो इस यही प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर वगैरह से वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये चीज़ हम कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा कलरिंग मटेरियल है सॉल्यूशन का और हमें कम कलर चाहिए होता है, तो ऐसा कोई चीज़ डाल दें हम जिससे वो क्या बन जाए, कम कलरफुल बन जाए। उसके अलावा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर कुछ एक रिएक्शंस, मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो उसके अंदर जो है एड्जॉर्प्शन के लिए कोई ऐसे रिएक्टेंट, कोई सॉलिड कैटालिस्ट हम लोग डालते हैं। कैटालिस्ट के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही कैटालिस्ट है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, क्लीनिंग एजेंट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है डाइंग वगैरह के अंदर भी हम यूज़ करते हैं और क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर अगर दो मिक्सचर है तो दोनों मिक्सचर्स में से हम एक दूसरे से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।